सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। लगभग इसमें 800 साढ़े 800 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम लगभग 10,000 क्वेश्चन के समथिंग हमने आपको हिंदी में जो आदिकाल है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, सभी प्रकार के जो युग हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। उसके बाद में गद्य साहित्य के अंतर्गत आपके नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, निबंध सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए। हिंदी साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, उससे बाहर आने वाला है नहीं। आप बिल्कुल पीछे की क्लासों को आप देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम आज 92 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस कथन से इलियट सहमत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इलियट पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे। इन्होंने सिद्धांत दिए थे कौन से? एक तो परंपरा का सिद्धांत और एक निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, परंपरा के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है ये कि किस कथन में इलियट सहमत नहीं है। मतलब वो मानते नहीं थे। क्या नहीं मानते थे इलियट परंपरा के संबंध में? जो इनका परंपरा सिद्धांत है उसके बारे में। तो देखिए, परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? यही पूछा कि सहमत नहीं थे। इसी से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ये नहीं मानते थे। वो मानते थे कि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव है। यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसीलिए यह कथन गलत हो गया और यही आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं कथन। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, परंपरा के माध्यम से जो साहित्यकार है उसको ज्ञान में वृद्धि होती है, उसे यह पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है परंपरा के ज्ञान से यह भी ज्ञात हो जाता है कि इसको जो साहित्यकार है उसको परंपरा का अगर ज्ञान होता है तो उससे उसको यह भी ज्ञात हो जाता है कि कृति का मूल्य क्या है। ठीक है, ये कृति किस मूल्य के ऊपर काम करेगी, किस आधार के ऊपर, क्या मनोदशा रहेगी या आत्मिकता रहेगी इस कृति से, समाज से किस तरह से जुड़ी रहेगी ये कृति, इसका उन्हें पता होता है। मूल्य का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रुपए की बात हो, नहीं। मूल्य मतलब कितनी कीमती रहेगी ये समाज में, साहित्यकार को ये पता होता है। अगला है, परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती। क्या है? परंपरा है वो दाय के रूप में, दाय मतलब जो अपने आप मिल जाए उसके रूप में उपलब्ध नहीं होती है। उसे तो जो साहित्यकार है वो सचेष्ट प्रयत्न करके, मतलब चेष्टा के अनुरूप उसमें प्रयत्न करेगा तो वो अपने आप ही मिल जाएगी। अगर चेष्टा करके, अगर किसी भी काम को लगा लीजिए आप, चेष्टा से जो काम करेंगे वो आप सफल हो जाएंगे उस काम में, लेकिन चेष्टा से जो काम नहीं करेंगे वो उसमें सफलता आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ए, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ये कथन इनका नहीं है। ये सहमत है किससे? कि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह है, संभव है। ठीक है, अतीत के प्रति देखिए जो आजकल जो परंपरा में चल रहा है और अतीत के प्रति विद्रोह हुआ था तभी हम आज की परंपरा में चल रहे हैं। इस बात को आप अन्य तथ्यों से भी लगाकर ध्यान में देख सकते हैं। अगला है, देखिए पहले देख लेते इसकी व्याख्या। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, इस कथन से इलियट सहमत नहीं है। परंपरा सिद्धांत इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होनी चाहिए। समझ गए आप क्या? कि जो परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह है वो संभव नहीं है, ये कथन इससे संबंधित ये सहमत नहीं थे। कौन? इलियट साहब। परंपरा सिद्धांत इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए कौन सा सिद्धांत था? परंपरा सिद्धांत। और एक और याद रखेंगे इनका निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। आप याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि किस काव्य शास्त्री ने, किस पाश्चात्य शास्त्री जी ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो देखिए इनका जो इलियट है इनका कौन सा हो गया? परंपरावादी सिद्धांत हो गया, और एक इनका कौन सा होगा? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इनके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन वह संपूर्ण परंपरा में करती है। देखिए जो रचना है उसका महत्व उतना ही होगा जो अपनी जो परंपरा है उसमें वो किस प्रकार से समंजन बनाती है, उसी प्रकार से उस रचना का महत्व उतना ही होगा।
इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा मानते हैं। क्या है? जो इलियट हैं वो परंपरा को जो वर्तमान है उससे अलग नहीं मानते बल्कि जो वर्तमान है उसका ही क्या मानते हैं, एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। क्या है? जो नए कवि हैं उनके लिए जो इलियट हैं वो अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। इलियट के ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट मतलब परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा नामक लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना है। ठीक है, इनकी बुक है कौन सी? इनका लेख है एक कौन सा? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नाम है उसका, परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा। इसमें क्या है, इन्होंने लेख लिखवाया था, इसमें उद्देश्य था कि जो रोमांटिक जो संप्रदाय है उसकी व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही व्यक्तिगत प्रज्ञा है उसकी सार्थकता को प्रदर्शित करना। किसके माध्यम से? परंपरा के माध्यम से। ठीक है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? देखिए कविता के बारे में कथन कहा है किसने? टी.एस. इलियट साहब ने। क्या कहा है इन्होंने? कि कविता है वो भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। कविता क्या है? व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, उससे मुक्ति का नाम है। और ये मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है टी.एस. इलियट साहब की। देखिए देखते हैं व्याख्या। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। इलियट ने अपने आलोचना को निजी काव्य क्रमशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित कौन सी? द सेकेंड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, असेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इलियट के अनुसार कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। क्या है? जो इलियट हैं उनके अनुसार कविता क्या है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का कहना है कि व्यक्ति का भाव निर्व्यक्तिक होता है। व्यक्ति का भाव क्या होता है? निर्व्यक्तिक होता है। और कवि का इस निर्व्यक्तिकता को तब तक नहीं पहुंच सकता, कवि है वो इस जो निर्व्यक्तिकता है उस तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर लेता। ठीक है। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार। अगला क्वेश्चन है, रस ध्वनि किसे कहते हैं? तो देखिए जो रस ध्वनि है वो कहते हैं असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, इसको कहते हैं रस ध्वनि। असंलक्ष्य जो क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसको कहा जाता है रस ध्वनि। देखिए असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है, जहां व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, वहां रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि रसादी ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य जो ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि इसमें लक्षणार्थ ही नहीं होता है। आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि माना है। और क्या माना है? इसी में रस, भाव आदि को अंतर्भूत किया, तथापि रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। ठीक है, रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। किन्होंने? आनंदवर्धन जी ने। ठीक है, अगला है, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? आपसे पूछा है कि जो वाच्यार्थ है उसको जो वांछनीयता एवं उसका जो व्यंग्यनिष्ठ होना है वो ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो वो है
वक्षितान्य परवाच्य ध्वनि है जिसके माध्यम से जो वाच्यार्थ है उसकी वांछनीय और उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के लिए भेद की विशेषता है। ठीक है, देखिए वाच्यार्थ की जो वांछनीयता एवं उनका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद किए थे। ठीक है, आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम सबसे पहले ध्वनि के दो भेद किए हैं। कौन कौन से आप याद रखेंगे? लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि। लक्षणा मूला ध्वनि है उसको अविकसित वाच्य ध्वनि कहा जाता है, जबकि आपका अभिधा मूलक ध्वनि है उसको विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि के भेदों और उपभेदों को तालिका के माध्यम से इस प्रकार समझाया गया है। पहले आता है आपका ध्वनि के भेद। ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं? ध्वनि दो प्रकार की है, एक तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरी है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। देखिए जो अविकसित वाच्य ध्वनि है वो लक्षणामूल ध्वनि है और जो विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि है उसे अभिधा मूल ध्वनि कहा जाता है। लक्षणामूल ध्वनि है वो दो भागों में बांटी गई है और जो अभिधा मूल ध्वनि है वो भी दो भागों में बांटी गई है। याद रखेंगे जो लक्षणामूल ध्वनि या अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरी है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ठीक है, कौन कौन सी है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहलाती है। अगला है जो अभिधा मूला ध्वनि है और उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अन्य जो अभिधा मूला ध्वनि है उसको अन्य विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि नाम से जाना जाता है। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? समलक्ष्य करम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है असलक्ष्य करम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है संलक्ष्य करम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, याद रखेंगे अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद हैं, कौन कौन से? असलक्ष्य करम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है समलक्ष्य करम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, अगला है, आगे देखते हैं। एक मिनट। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं रहता तथा जिसमें लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े वहाँ विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि होती है। कहाँ पे? जहाँ पे व्यंग्यार्थ के पूर्व ही मुख्यार्थ विद्यमान रहता है अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं होता है। ठीक है, तथा जिसमें लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े वहाँ विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि कहलाती है और इसे अभिधा मूला ध्वनि भी कहा जाता है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? कुंतक ने दिया था कौन सा सिद्धांत? वक्रोक्ति सिद्धांत। और कुंतक जो भारतीय काव्यशास्त्री हैं उनके अंतर्गत आते हैं। कुंतक का सिद्धांत था वक्रोक्ति सिद्धांत और कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत दिया है? तो वो दिया है इन्होंने वाक्य वक्रता के अंदर। वक्रोक्ति के इन्होंने 6 भेद बताए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी में। देखिए कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया है। क्या माना है? जो आचार्य भामह हैं उन्होंने क्या माना था? वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था। आप इस बात को याद रखेंगे, जो आचार्य भामह हैं उन्होंने वक्रोक्ति को क्या माना था? एक अलंकार। लेकिन जो आपके कुंतक साहब हैं उन्होंने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के जो समस्त अंग हैं उसमें समाविष्ट कर दिए। ठीक है, किसमें? वक्रोक्ति में। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, किसको कहा है? वक्रोक्ति जीवितम में इन्होंने काव्य को आत्मा कहा है। किसकी? काव्य की आत्मा कहा है। किसको? वक्रोक्ति को। किसने कहा है? तो कुंतक साहब ने कहा है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं। देखिए जो कुंतक हैं उनके अनुसार
जो वक्रोक्ति है वो क्या है? केवल वाक चातुर्य नहीं है, वो केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए, जिनमें से निम्न प्रकार से हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं याद रखेंगे? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पदार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में, देखिए कौन से आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को क्या माना? उन्होंने अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते। इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी से परिगणित नहीं करते। तो ये किसने कहा था? ये भामत है, उन्होंने माना था किसको? वक्रोक्ति को अलंकार। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा भामत। देखते हैं आगे व्याख्या। देखिए, आचार्य भामह वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और कहा कि जिस प्रकार से स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। चलिए, क्या है? नए कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, कि जो कांता मतलब स्त्री होती है, उसके जो मुख है वो विभूषण मतलब आभूषण के बिना सुंदर नहीं दिखाई देता। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है। भामह ने क्या कहा कि जो वक्रोक्ति है वो उन्होंने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय कहा है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखिए, काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की थी? भामह ने की थी। ठीक है। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, ये किसने कहा था? आचार्य दंडी ने कहा था कि जो काव्य की शोभा है उसमें वृद्धि कराने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना था। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अगला है, देखिए, रीतिवादी आचार्य हैं वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म हैं, अलंकार उसके वर्धक हैं। काव्य शोभाया कर्तार्थो धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आपसे पूछा है कि जो साधारणीकरण का सिद्धांत है वो किस आचार्य का है। तो देखिए, जो साधारणीकरण का सिद्धांत है वो किसका है? भट्टनायक साहब का है। किसका है? भट्टनायक साहब का। देखिए, भट्टनायक ने सर्वप्रथम भरत मुनि के रस उत्तर में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखेंगे, साधारणीकरण का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भट्टनायक को माना जाता है। और उन्होंने सबसे पहले जो भरत मुनि है उनका जो रस सूत्र था उसका साधारणीकरण की अवधारणा की उन्होंने, और इसीलिए इन्हें ही किसको? भट्टनायक साहब को ही क्या कहा जाता है? साधारणीकरण का प्रवर्तक कहा जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण के निम्न ढंग से प्रस्तुत किए। देखिए, साधारणीकरण के बारे में किस आचार्य ने क्या कहा है ये यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। व्याख्या में दिया गया है। जो भट्टनायक है उन्होंने क्या कहा? विभावादि का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने क्या कहा? विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने कहा है सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ ने क्या कहा है? विश्वनाथ ने कहा है विभावादि का
अपने पराये मतलब आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। क्या माना है? जो आलंबन धर्म है उसका साधारणीकरण होता है। ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी का जो साधारणीकरण की परिभाषा है आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है, ये किसकी परिभाषा? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? क्या पूछा आपसे? जो मुख्य अर्थ है उससे भी अगर भिन्न अर्थ होता है और उससे कुछ संबंध क्या है? मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द या शब्द के मूल में जो अर्थ छिपा होता है उसमें प्रकाशित करने वाली शब्द शक्ति को नाम है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द या शब्द के समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम ही क्या होता है? शब्द शक्ति होता है। शब्द शक्तियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, तीनों प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है, लक्ष्यार्थ पर आधारित लक्षणा और व्यंग्यार्थ पर आधारित व्यंजना कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्हें उचित तप मोकह भोगू। ये कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें जो ये पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति कौन सी है? ये पंक्ति है राजकुमारी जो सीता माता है उनकी राम से, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्हें उचित तप मोक भोगू। ये शब्द शक्ति इसमें कौन सी है? तो इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं आर्थी और शाब्दी। देखिए, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्हें उचित तप शो मैं भोगू मो कै भोगू। पंक्ति में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हुई है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, एक तो शाब्दी व्यंजना है, एक आर्थी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना कहाँ पे होती है? जहाँ पे व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ पे शाब्दी व्यंजना होती है, और आर्थी व्यंजना वहाँ होती है जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है, उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसमें न तो अभिधा है, न तो सीधा हो अर्थ आ रहा है, और न ही इसमें लक्षणा है किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के किया गया हो, न ही इसमें शब्द शक्ति है व्यंजना। ठीक है, देखिए, उपयुक्त दोहा कबीरदास जी का है। इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ दोनों ही क्या होते हैं? भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अन्यार्थ या विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जिसमें चलती चाकी देख कर किया दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अभिधा कहाँ पे होता है? अभिधा, जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसमें मुख्यार्थ और वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण जैसे राम जाता है। लक्षणा, अभिधा में बाधा अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा न प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है, जिसे गंगा में गाँव है। ठीक है, शब्द शक्तियाँ का परिचय देते हुए देव ने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है,
मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।